अलका की कहानी भाग 2। उसके दोनों भाई श्याम बाबू और राज सरकारी नौकरी के पदस्थ थे। श्याम बाबू पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर थे और राज उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उन्हीं की आर्थिक मदद से हेमलता ने यह चमक धमक तैयार की थी। पति के मरने के बाद उसके पास सिर्फ पुश्तैनी जायदाद के नाम पर एक खंडहर था, जिसे बेचकर वह अपना भी पेट नहीं पाल सकती थी। तब उसके पिता नंद किशोर ने अपनी बेटी और नवासी की सारी जिम्मेदारियां संभाली और आज भी वह उसके साथ इष्टतता खड़े थे। उसके भाई और भाभियां भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान देती थी। बड़े भाई श्याम बाबू की 2 लड़कियां थीं और छोटे भाई की 1 लड़की और 1 लड़का था। श्याम बाबू की दोनों लड़कियों का ब्याह हो गया था और राज के बड़े लड़के का ब्याह हो गया था। उसकी छोटी लड़की उर्मी की हम उम्र थी, इसलिए उनकी खूब बनती थी। अलका अकेले कमरे में बैठी उगता रही थी। तभी उसकी बहन काजल आई। वह काजल को देखकर बहुत खुश हुई। पिछले 4 दिनों से अकेले महल के उस कमरे में बंद रहकर वह परेशान हो गई थी। उन दोनों ने घंटे भर आपस में बात की। काजल ने उसे अपना बात बताई और अलका ने उसे अपनी। पर इस बार अलका उसे कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसने सोचा कि शायद अलका में ब्याह की झिझक हो गई। नई घर नए परिवार से जुड़ना कोई सामान्य बात तो नहीं होता। अलका की नज़र कमरा में भटक रही थी। काजल जब भी बॉक्स के पास गुजरी उसकी धड़कनें तेज हो जाती। बातें करते करते अचानक ही अलका की आंखें लग गई। काजल अकेले कमरे में बोर होने लगी, इसलिए वह अलका का सामान को देखने लगी। तभी काजल की नज़र कमरा में रखे बड़े बॉक्स पर पड़ी। उसने जैसे ही बॉक्स के अंदर देखने के लिए उसे झुका, वैसे ही अलका की नींद खुल गई। वह उस पर चिल्ला पड़ी। उसके हाव भाव चेंज हो गए। काजल उसके उस रूप को देखकर सहम गई और तुरंत ही बॉक्स को छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। काजल ने पहली बार अलका को उस रूप में देखा था। उससे पहले वह उसे अपनी सारी पर्सनल चीज़ दिखाती रहती थी, पर तब उसे कोई समस्या नहीं होती थी। पर फिर आज अचानक वह रूप क्यों? काजल पेशे से साइकियाट्रिस्ट थी। उसे अलका का बर्ताव संदिग्ध लगा। जरूर ही उस बॉक्स में कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। घंटे भर काजल फिर उसके कमरे में गई। उसने अपने उस बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगी, पर अलका का वह रूप साइकियाट्रिस्ट काजल के मन में प्रश्नों के बीज बो गया था। अलका के 4 साथी श्रवण, सावित्री, रागिनी, कार्तिक शामिल होने के लिए चंदन महल आ रहे थे। वह चारों अलका के साथ मेडिकल की पढ़ाई करते थे। श्रवण का हाव भाव शहरी था। उसे धूल और धूप से खासी एलर्जी थी।
थोड़ी देर भी अगर वह धूप में खड़ा रहता तो उसके शरीर में लाल चकत्ते उभर आते थे, और अगर थोड़ी सी भी धूल उसके नाक में चली जाती तो फिर छींक बंद होने का नाम नहीं लेती। उसके पिता के पास पैसा की कोई कमी नहीं थी। वह चाहता तो कोई बड़ा बिजनेस कर सकता था, पर श्रवण अपनी इस बीमारी का परमानेंट इलाज करना चाहता था, इसलिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। सावित्री श्रवण की गर्लफ्रेंड थी। वह दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। श्रवण और सावित्री के पिता भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। सावित्री मुंहफट थी। वह आगे पीछे का परिणाम सोचे बिना लोगों को मुंह पर जवाब दे देती थी। उसके इस प्रभाव के कारण उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं थे, पर अलका से उसकी अच्छी बनती थी। रागनी उर्मी की रूममेट और ख़ास दोस्त थी। वह होटल में एक साथ रहती थी। रागनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उसके माता पिता दोनों नहीं थे। एक बड़ा भाई था जो प्राइवेट नौकरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। रागनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। कार्तिक उसे ग्रुप में सबसे ज़्यादा समझदार था। वह सभी की भलाई सोचकर ही कोई कदम उठाता था। बचपन से उसका पालन पोषण अनाथालय में हुआ था। फिर 12 साल की उम्र में उसे एक डॉक्टर ने गोद ले लिया था। तब से वह उन्हीं के लिए जी रहा था। वह उनके सारे सपने पूरा करना चाहता था। अलका की इस सब से दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। सब का एक नया सा बैकग्राउंड न होने के बाद भी समावेश थे, एक साथ था, इसलिए उन पांचों की खूब पटती थी। वह चारों श्रवण की कार से चंदन महल जा रहे थे। श्रवण को गाड़ी चलाना नहीं आती थी, इसलिए कार्तिक गाड़ी चला रहा था। वह मुख्य रोड से जैसे ही चंदन महल की ओर मुड़े, उनके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से उसे टक्कर लगने से बचाया। उस औरत की उम्र 70 से 80 के बीच की थी। बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, मुंह में एक भी दांत नहीं थे। सावित्री ने खिड़की का कांच नीचे किया। कहा कि मरना है क्या, जो यूं ही सड़क के बीच में कूद आ रही हो। अपनी नहीं तो हमारे बारे में सोचो। तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुमने जिंदगी जी ली है, पर अब हमारी तो सारी उम्र पड़ी है। तुम तो चली जाओगी, जेल तो हमें होगी। सावित्री ने अपनी नानी के घर जाया करती थी। उसकी नानी का घर गांव में था, इसलिए उसे अक्कड़पन दिखाना आता था। काकी शहरी लिबाज में उस बदजुबान लड़की को देख स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि शहरी लोग हैं, गाड़ी से चोट का बहाना करके 2-4 पैसे ऐंठ लूँगी, पर उसे क्या पता था कि शहर में भी ऐसे प्राणी मिलते हैं। काकी चुपचाप किनारे हो गई। कार्तिक गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। वह उस रास्ते पर कुछ दूर चले ही थे कि तभी मोबाइल में नेटवर्क आना
बंद हो गया। अलका ने उसे अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी, पर बिना नेटवर्क के उसने भी काम करना बंद कर दिया। अब भटकने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कोई रास्ता मिलेगा तो उससे चंदन महल का पता पूछ लेंगे, पर यहाँ दूर दूर तक किसी का कोई नाम निशान नहीं था। जेठ की तपती धूप में खेतों के बीच से सड़क पर कार दौड़ती जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखा। उन्होंने उससे चंदन महल का रास्ता पूछा। वह बूढ़ा आदमी दीनदयाल था, जो बाबा से मिलने के बाद वापस महल लौट रहा था। आप लोग बहुत आगे आ गए, महल तो पीछे छूट गया। चलिए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ ही चलता हूँ। दीनदयाल भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। कार्तिक ने गाड़ी का रिवर्स में ही उस रास्ते में किलोमीटर भर पीछे जाने पर एक रास्ता उत्तर की ओर जा रहा था, जिससे मुड़ने पर महल सामने से ही दिखाई पड़ता था। चारों लोगों पहले बार महल की भव्यता को देख चौंक गए। उन्होंने इससे पहले ऐसा महल सिर्फ फिल्मों में देखा था। अलका ने पहले कभी भी नहीं बताया कि उसके पास इतना बड़ा महल है। वह तो कहती थी कि यहाँ एक खंडहर है, पर यह तो राजमहल है। सावित्री बीच में टोक कर बोली, और हमारी अलका इसकी राजकुमारी। दीनदयाल उनकी बातें सुन उन्हें अपने बड़े मालिक और महल की भव्यता की कहानी सुनाने लगा। चंदन महल महाराजा चंद्रोदय सन 1600 में बनाया था। वो आस पड़ोस के 50 गांव के जिम्मेदार थे। मेरे बड़े मालिक रुद्रसेन उनकी 8वीं पीढ़ी थी। इसी तरह के 10 और महल पूरे जिले भर में फैले थे, जो समय के साथ गिर गए या उनके उत्तराधिकारी ने उसे गिरवा दिया। यह महल रुद्रसेन जी की पुश्तैनी जायदाद के रूप में मिला था। उनके दोनों भाइयों को भी इसी तरह के महल मिले थे, पर उन्होंने लालच में आकर सब बेच डाला। मेरे बेटे मालिक का इस महल से गहरा लगाव था, पर इस महल ने उन्हें सगा नहीं माना। उसे रात दीनदयाल कहानी कह ही रहा था कि तभी वह महल पहुंच गए। दीनदयाल की तंद्र टूट गई। वह कहते हुए चुप हो गया। सावित्री ने पूछा, और फिर आगे? फिर कभी फुर्सत में बताने का बहाना कर वह गाड़ी से उतर गया। वह चारों भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर कर आए। महल के बाहर ही अलका उनका इंतजार कर रही थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली गई। उन लोगों के मन में अभी भी दीनदयाल की आखिरी बात गूंज रही थी। चंदन महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। नए नवेले झूमर, खुशबूदार फूलों से मालाएं बंदरवार महल के हर कोने में लटक रही थी। लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। मुख्य गेट से लेकर महल तक के रास्ते को बल्ब की दुधिया रोशनी से
ढक लिया गया था। महल की सामने की दीवार पर चमकती लड़ियां उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। पर अभी भी महल का तीसरा फ्लोर उजड़ा था। लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। दीनदयाल के बाबा से मिलने के बाद उसे कमरे को देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वह सुबह से गया हुआ 4 बजे लौटा। उसके बाद से महल की सजावट की निगरानी में लग गया। हेमलता अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थी, इसलिए उसे भी फुर्सत नहीं थी। अलका के कमरे से गार्डन की और एक बालकनी थी जिसमें वह काजल और उसके चारों साथी बैठे हुए थे। महल की चहल पहल उन खाली वीरान कमरों की शांति में खलल डाल रही थी। अलका को ऊपर जाने का बहुत मन था, पर कल उसकी माँ ने उसे नीचे उतरते हुए देख लिया था और फिर ऊपर ना जाने की हिदायत दे दी थी। हे अलका, महल की कोई कहानी सुनाओ न। ऐसे बड़े महलों की कितनी सारी हायर स्टोरी होती हैं। हाँ, होती तो है, पर मुझे इस महल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। बस यही पता है कि यह महल डैड को दादाजी ने दिया था। हेमलता ने उसकी इस महल के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर उसे इस महल और उसकी पुरानी बातों से दूर रखना चाहती थी। रात बहुत हो चुकी थी। सभी मेहमान सो चुके थे। दीनदयाल को सुबह से अब जाकर फुर्सत मिली थी। वह उस कमरे को देखने के लिए तीसरे फ्लोर की ओर चल पड़े। महल के उस फ्लोर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। दीनदयाल हाथ में एक टॉर्च लिए उस कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। वह जब महल में अकेला रहता था तब भी कभी इस फ्लोर पर नहीं आता था। दीनदयाल ऊपरी गलियारे में पहुंच गया। वह हर कदम संभाल कर रख रहा था। वह कमरा अब उसके सामने था। उसने दूर से ही दीनदयाल पर रोशनी डाली कि तभी पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वह झटके से पीछे मुड़ा। वहीं पास की टेबल पर रखी कंदली के नीचे गिर गई थी। तभी दूसरी ओर से किसी के पैर की आहट सुनाई दी। उसने उधर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही एक बिल्ली दुबकी हुई दिखाई दी। बिल्ली की आहट ने दीनदयाल को बुरी तरह डरा दिया था। तभी उसे कुछ याद आया कि उसने फिर किवाड़ पर रोशनी डाली। वहाँ ताला अपने पूर्वत स्थान पर था। वह संभालते हुए किवाड़ तक पहुँचा। भोले बाबा का नाम लेकर उसने ताले को जोर से खींचा, पर ताला बिल्कुल सही था। उसका लॉक बंद था। दीनदयाल घबरा गया। सुबह तो यह ताला टूटा था, फिर अब कैसे ठीक हो गया? उसके मन में अनेक प्रश्न कुलबुला उठे थे। क्या उसने सुबह जो देखा था वह भ्रम था, या अब जो देख रहा था वह भ्रम था? उसने अपनी आँखें को साफ किया और बड़ी ध्यान से पास में जाकर देखा, पर ताला अभी भी बंद था। तभी एक और आहट उसने सुनाई दी। वह उसे तीसरे कमरे से आ रही थी। दीनदयाल तीसरे कमरे की ओर
देखते ही हड़बड़ाकर उठा। घबराहट के कारण उसका दम घुटने लगा। वह तेज कदमों के साथ नीचे उतर आया। हेमलता अभी भी जाग रही थी। काम की टेंशन के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। किसी चीज के गिरने की आवाज़ सुन वह अपने कमरे से बाहर आ गई। तभी सीढ़ियों से उतरते दीनदयाल पर उसकी नज़र पड़ी। दीनदयाल काका, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? दीनदयाल हेमलता को यूं ही अचानक अपने सामने देख हड़बड़ा गया। प्यास के कारण उसकी जीभ लिपट गई। वह कुछ नहीं बोल पाया। काका, आप सब जानते हुए भी इतनी रात को ऊपर गए थे। मैं यहाँ बच्चों को समझाती फिर रही हूँ और आप ही बचपना कर रहे हैं। आप जानते हैं न कि अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। दीनदयाल कुछ बोलता उससे पहले ही उसका चेहरा लटक गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक धम की आवाज़ से सब लोग जाग गए। प्रमोद और श्रवण ने सहारा देकर दीनदयाल को कमरे तक पहुंचाया। कार्तिक ने जांच करके बताया कि दीनदयाल का ऊपरी अंग पैरालाइज्ड हो गया, जिससे अब वह बोल नहीं पाएंगे। हेमलता दीनदयाल को अचानक बेहोश होता देख घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके पिता ने समझाया कि अभी यह घबराने का वक्त नहीं। दीनदयाल की उम्र हो गई थी। वह अपनी क्षमता से अधिक काम करता था। उसे न खाने की फुर्सत थी और न ही पीने की। उसके साथ एक दिन ऐसा होना ही था। दीनदयाल को रातों रात ही शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी देख रेख के लिए गांव से उसके बेटे को बुलाया गया। तुम अपने पिताजी की देखभाल करो। पैसों की कोई भी ज़रूरत हो तुरंत मुझे फ़ोन करना। हेमलता के बड़े भाई श्याम बाबू उसे यह कहकर वापस महल लौट आए। महल का एक खास वफादार आज गंभीर हालत में था और यहाँ ब्याह की तैयारी हो रही थी। हेमलता के मन में अभी भी कसक थी। दीनदयाल को इतनी रात के महल के ऊपरी फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए था। इस घटना के बाद से ब्याह में शामिल होने आए मेहमान डर गए थे। आखिर महल के ऊपरी फ्लोर में ऐसा क्या था जिसे सभी से छुपाया जा रहा था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।